Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to start a new chapter, that is chapter 11, gravitation. Before starting to the chapter, if you are new to my channel then please subscribe it and press the bell icon next to it so that whenever I upload a new video you will get the notification for it. And also there is a link of my Instagram in the description, so make sure to follow my Instagram. Thank you. So let's start the chapter without any further delay. So let's see. In the chapter of force and motion, you have come across several such examples where an object moves towards the surface of earth, like when a stone is thrown upwards away from the surface of earth, it comes back to the earth's surface. Drops of rain, dry leaves, dust particles, everything falls back on the earth, on the surface of earth. Have you ever thought why does every object fall back on earth? देखिए हम लोगों ने चैप्टर फोर्स एंड मोशन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मोशन और फोर्स जो चैप्टर 4 था आपका मोशन, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको सरफेस, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट जो रहता है, जैसे आप देखे होंगे हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्फ अर्थ की तरफ मूव करता है, मींस नीचे गिरता है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ मूव करता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखे होंगे जब कोई भी स्टोन को थ्रो करते हैं, ठीक है, कोई भी पत्थर को जब फेंका जाता है तो वो ऊपर से वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, ऊपर जब फेंकेंगे तो ऊपर से वो कुछ टाइम बाद वापस नीचे आता है. उसी तरीके से जो रेन ड्रॉप्स है वो भी नीचे गिरती है, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हर एक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है आपका नीचे गिरता है, अर्थ में वापस फॉल बैक होता है. क्या आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर उसी चीज का आंसर आपको आज दिया जाएगा. Why does the velocity of a pebble increase on reaching the surface of the earth when it's thrown from a height above the earth's surface? क्यों कोई भी मतलब एक पेबल की वेलोसिटी, ठीक है, पेबल मीन्स यहाँ पर पत्थर है, पत्थर की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है और जब भी वो सरफेस पे, मतलब अर्थ की सरफेस पे पहुंचने वाला होता है तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. You learned in earlier classes that several Earth-like planets in solar system revolve around the sun and moon-like satellites revolve around the planets. In such a situation, why does Earth not fall in the sun and moon does not fall on the Earth? ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अर्थ टाइप के जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. और साथ में प्लैनेट के अराउंड में कौन रिवॉल्व करता है, आपका सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहा जाता है. जैसे कि आपका एग्जांपल है मून. मून क्या है, आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व जो करते हैं उसको कहा जाता है आपका नेचुरल सैटेलाइट. और यहाँ पर जो सोलर सिस्टम है, सन के अराउंड जो भी रिवॉल्व करते हैं वो आपका क्या है, प्लैनेट्स है. तो इस तरीके से जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो आपस में कभी एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है. नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं. टाई अ वुडन ब्लॉक विद अ थ्रेड, होल्ड द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड्स while you drop down the other end which is tied to the block. What happened? ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक लीजिए जिसमें एक थ्रेड डालिए, ठीक है, एक छोटा सा वुडन ब्लॉक लेना है आपको, छोटा सा पत्थर टाइप का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा. उसमें उसमें आपको एक थ्रेड बांध देना है और एक एंड जो कि फ्री एंड रहेगा उसको अपने हाथ पे रखना है और फिर उसको घुमाना है. ठीक है, क्या होता है बताइए. Now slowly move the block in a circular motion as shown in figure 1. Move it faster and see what happens. Do you feel more pull on your finger? ठीक है, हम क्या करेंगे, वो वुडन ब्लॉक जो कि थ्रेड से बंधा हुआ है उसको घुमाएंगे, सर्कुलर मोशन करवाएंगे और तेजी से घुमाएंगे. ठीक है, तब जब हम घुमाएंगे तो हमारे फिंगर पे, ठीक है, हमारे हाथ पे, फिंगर पे हमारे पुल महसूस होगा हमको. If you drop the thread while moving the block fastly, or if the thread breaks off
to which direction does the block go? Does the block keep moving in a circular path or even after the thread breaks off? Have you thought about the direction of motion of the block? Discuss amongst yourself. Experiment carefully and find out what happens if we gradually reduce the speed of the motion of the block. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है देखिए, जब थ्रेड जो है उसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो हो सकता है कि जो थ्रेड है वो क्या हो जाए, टूट जाए और जो वुडन ब्लॉक है वो कहीं पर गिर जाए। किस डायरेक्शन पे वो वुडन ब्लॉक जो है वो गिरेगा, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है और आपको बोल रहा है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए और बताइए कि किस डायरेक्शन पे जो वुडन ब्लॉक है वो गिरता है, और साथ में वो उस अगर हम जो सर्कुलर मोशन है उसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो वुडन ब्लॉक का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। In the above activity, you saw that the thread holds the block moving in a circular path even when it moves in a very high speed. But there is no such strong thread between the earth and moon which keeps the moon connected. Then what is the force which causes the moon to revolve around the earth continuously? ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा अभी एक्टिविटी में कि हम लोग जो वुडन ब्लॉक है उसमें एक क्या लगा हुआ, थ्रेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम जब उसको सर्कुलर मोशन में कर रहे थे उस वुडन ब्लॉक को, तो वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, हाई स्पीड में करने के बाद में भी वो एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अर्थ या मून के बीच में या फिर आपका अर्थ या सन के बीच में एक थ्रेड लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन सभी को एक साथ बांध के रखने के लिए वहां पर एक फोर्स जो है वो काम करता है। ठीक है, एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। For a long time, people thought that attracting the moon and the other object is a characteristic property of Earth, and that's why the moon and all other stars revolve around the Earth. But this belief did not agree with various observations of our solar system and other planets. It also did not coincide with the Copernicus theory of sun-centric solar system or with Kepler's law, which was based on several observations of solar system. According to them, if sun is at the center, the planets are revolving around it just like moon revolves around the sun. Then we must believe that the way Earth attracts moon, sun must also attract Earth towards it. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत टाइम तक लोगों को ऐसा लगता था कि मून और अदर ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो ये अर्थ की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। और ऐसा है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसी वजह से, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि वो एक प्रॉपर्टी है अर्थ की जिस वजह से वो मून को अट्रैक्ट करता है और बाकी सारे स्टार्स भी क्या है, अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो बिलीफ थी वो बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त में हुए थे सोलर सिस्टम और अदर प्लैनेट्स में, वो उसके साथ में मैच नहीं कर रहा था। उनका ऐसा मानना था कि उस वक्त पे जो साइंटिस्ट उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस पे ये निकाले थे कि सन जो है वो सेंटर पे है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरीके से मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमको ये मानना चाहिए कि अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करता है और वहीं पर सन जो है वो बाकी सारे प्लैनेट्स को या अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। In this regard, Sir Isaac Newton studied various works of other scientists and made several observations to conclude that the force of attraction does not exist between the earth, moon and the sun, but also between all small big things in the world. Stones, dust particles, water molecules, planets, stars, etc. all exert a force of attraction on each other due to their masses. This property of attraction due to the mass is called a gravitational force. ठीक है, देखिए इसी चीज़ से रिलेटेड सर इसाक न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की, बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट के साथ में स्टडी की और उन्होंने मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद में कंक्लूड किया
कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ और मून और सन के बीच में नहीं है, बल्कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में जितने भी छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में भी है, जैसे कि स्टोन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, इन सभी के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है। उनके मास की वजह से, उनके मास की वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ में काम करता है। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की मास की वजह से, उसे कहा जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, the force of attraction existing between any two bodies of the universe depends upon their masses and the distance between them। ठीक है, न्यूटन के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी दो बॉडी में दो बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो उनके मासेस के ऊपर और उन दोनों के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो उनके मास के ऊपर और दूसरा है उनके डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। As shown in the figure 2, consider that two bodies A and B are placed at a distance r from each other. They are attracting each other with a force of attraction F. The masses of bodies A and B are small m1 and m2 respectively. According to Newton's law, the force acting between them must be directly proportional to the product of their masses। ठीक है, देखिए फिगर 2 पे बोला है कि दो बॉडी को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, एक बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स एफ से। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किस फोर्स से? तो एफ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उनकी मास, बॉडी की जो मासेस है वो इसका m1 है, ए का m1 है और बी का m2 है। अगर न्यूटन्स लॉ के अनुसार, ठीक है, न्यूटन्स लॉ के अनुसार क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा? एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मास के मल्टीप्लीकेशन की जितना ही क्या होगा? फोर्स होगा। और क्या है? Also, the force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, और क्या है? जो फोर्स है दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एफ इनवर्स, एफ इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, और इन्वर्सली मीन्स 1/1, मतलब इन्वर्सली मीन्स 1 अपॉन होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है, तो दोनों के बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोला है। ठीक है, तो क्या है? आर स्क्वायर हो गया। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को हम मिला देंगे तो एफ प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 से, और साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका आर स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनल साइन आएगा, यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों ये निकल गया। उसके बाद में अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पर लगा हुआ है उसको हटाते हैं, तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसे यहाँ पर हम जी करके बुलाते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? आपका जी है। अब ये जो जी है वही है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी की जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट पे है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, then what will be the force between the two, and what happens when the distance is tripled? We can see that the value of force decreases with the increase in distance। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग दुगना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, और क्या होता है जब हम उसको ट्रिपल कर देंगे? तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? जो फोर्स की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कैन यू टेल व्हाट इफेक्ट will the increase or decrease of the value of g have on our daily lives? What would happen
इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन अ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको बोल रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है। अगर अगर वैल्यू ऑफ जी जो है वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो हमारे डेली लाइफ में क्या उसका असर पड़ेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर क्या होगा अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा। तो इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर से एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। आपका आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।